दोस्तों, अच्छा साहित्य हमेशा उत्तम मार्गदर्शक होता है और उसमें हिंदी साहित्य की बात ही क्या। और उसमें कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का तो जवाब ही नहीं। मैं आपका दोस्त आशीष अपनी कहानी सीरीज में आपके सामने प्रेमचंद जी की वह कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें प्रेम इतने पवित्र ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि बस पाठक यह महान यादगार कहानी सुनकर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। तो लीजिए शुरू करते हैं पवित्र प्रेम की अमर गाथा कहानी त्रिशूल। कहानी शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है, आप महान कहानीकार प्रेमचंद जी की अमर कहानियों को पूरे विश्व में पहुंचाने में हमारा जरूर साथ देंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। कहानी को अपने हर साहित्य प्रेमी दोस्त तक जरूर पहुंचाइए। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी त्रिशूल। अंधेरी रात है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। खिड़कियों पर पानी के थप्पड़ लग रहे हैं। कमरे की रोशनी खिड़की से बाहर जाती है तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें तीरों की तरह नोकदार, लंबी, मोटी गिरती हुई नजर आ जाती है। इस वक्त अगर घर में आग भी लग जाए तो शायद मैं बाहर निकलने की हिम्मत न करूं। लेकिन एक दिन था जब ऐसी अंधेरी भयानक रात के वक्त मैं मैदान में बंदूक लिए पहरा दे रहा था। उसे आज 30 साल गुजर गए। उन दिनों मैं फौज में नौकर था। आह, वह फौजी जिंदगी कितनी मज़े से गुजरती थी। मेरी जिंदगी की सबसे मीठी, सबसे सुहानी यादें उसी ज़माने से जुड़ी है। आज मुझे इस अंधेरी कोठरी में अखबारों के लिए लेख लिखते देखकर कौन समझेगा कि इस निमजान झुकी हुई कमर वाले खस्ता हाल आदमी में भी कभी हौसला और हिम्मत और जोश का दरिया लहरें मारता था। क्या क्या दोस्त थे जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट नाचती रहती थी। शेर दिल राम सिंह और मीठे गले वाला देवीदास, जिसकी याद क्या कभी दिल से मिट सकती है। वह अदन, वह बसरा, वह मिस्र, सब आज मेरे लिए सपने हैं। यथार्थ है तो यह तंग कमरा और अखबार का दफ्तर। हाँ, ऐसी ही अंधेरी डरावनी सुनसान रात थी। मैं बैरक के सामने बरसाती पहने हुए खड़ा मैगजीन का पहरा दे रहा था। कंधे पर भरा हुआ राइफल था। बैरक में 2-4 सिपाहियों के गाने की आवाज़ें आ रही थी। रह रह कर जब बिजली चमक जाती थी तो सामने के ऊंचे पहाड़ और दरख्त और नीचे का हरा भरा मैदान इस तरह नज़र आ जाते थे जैसे किसी बच्चे की बड़ी बड़ी काली भोली पुतलियों में खुशी की झलक नजर आ जाती है। धीरे धीरे बारिश ने तूफानी सूरत अख्तियार की। अंधकार और भी अंधेरा, बादल की गरज और भी डरावनी और बिजली की चमक और भी तेज हो गई। मालूम होता था प्रकृति अपनी सारी शक्ति से जमीन को तबाह कर देगी। यकायक मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सामने से किसी चीज़ की परछाई सी निकल गई। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन बिजली की एक चमक ने यह ख्याल दूर कर दिया। वह कोई आदमी था जो बदन को चुराए पानी में भीगता हुआ एक तरफ जा रहा था। मुझे हैरत हुई कि इस मूसलाधार वर्षा में कौन आदमी बैरक से निकल सकता है और क्यों। मुझे अब उसके आदमी होने में कोई संदेह न था। मैंने बंदूक संभाल ली और फौजी कायदे के मुताबिक पुकारा,
हाल्ट हु कम्स देयर। फिर भी कोई जवाब नहीं। कायदे के मुताबिक तीसरी बार ललकारने पर अगर जवाब न मिले तो मुझे बंदूक दाग देनी चाहिए थी। इसलिए मैंने बंदूक हाथ में लेकर खूब जोर से कड़क कर कहा, हाल्ट हु कम्स देयर। जवाब तो अब भी न मिला, मगर वह परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मालूम हुआ कि वह मर्द नहीं, औरत है। इसके पहले कि मैं कोई सवाल करूं, उसने कहा, संतरी, खुदा के लिए चुप रहो, मैं हूं लुइसा। मेरी हैरत की कोई हद न रही। अब मैंने उसे पहचान लिया। वह हमारे कमांडिंग अफसर की बेटी लुइसा थी। मगर इस वक्त इस मूसलाधार मेह और इस घटाघट अंधेरे में यह कहाँ जा रही है? बैरक में 1000 जवान मौजूद थे, उसका हुक्म पूरा कर सकते थे। फिर वह नाजुक बदन औरत इस वक्त क्यों निकली और कहाँ के लिए निकली? मैंने आदेश के स्वर में पूछा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? लुइसा ने विनती के स्वर में कहा, माफ़ करो संतरी, यह मैं नहीं बता सकती, और तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि यह बात किसी से न कहना। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। यह कहते कहते उसकी आवाज़ इस तरह काँपने लगी जैसे किसी पानी से भरे हुए बर्तन की आवाज़। मैंने उसी सिपाहियाना अंदाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं फौज का एक अदना सिपाही हूँ, मुझे इतना अख्तियार नहीं। मैं कायदे के मुताबिक आपको अपने सार्जेंट के सामने ले जाने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे कमांडिंग अफसर की लड़की हूँ? मैंने जरा हंसकर जवाब दिया, अगर मैं इस वक्त कमांडिंग अफसर साहब को भी ऐसी हालत में देख लूँ तो उनके साथ भी यही सख्ती करनी पड़ेगी। कायदा सबके लिए एक सा है और एक सिपाही को किसी हालत में उसे तोड़ने का अख्तियार नहीं है। यह निर्दय उत्तर पाकर उसने करुण स्वर में पूछा, तो फिर क्या तदबीर है? मुझे उस पर सहसा रहम आ गया था, लेकिन कायदों की जंजीर में जकड़ा हुआ था। मुझे नतीजे का जरा भी डर न था। कोर्ट मार्शल, तंजुली या और कोई सज़ा मेरे ध्यान में न थी। मेरा अंतःकरण भी साफ था, लेकिन कायदे को कैसे तोड़ूं? इसी हैस बैस में खड़ा था कि लुइसा ने एक कदम बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और निहायत पुरदर्द बेचैनी से मुझसे बोली, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे उसका दिल पिघला जा रहा हो। मैं महसूस कर रहा था कि उसका हाथ काँप रहा है। एक बार जी में आया, जाने दूं, प्रेमी के संदेश या अपने वचन की रक्षा के सिवा और कौन सी शक्ति इस हालत में उसे घर से निकलने पर मजबूर करती? फिर मैं क्यों किसी की मोहब्बत की राह का कांटा बनूं? लेकिन कायदे ने फिर जबान पकड़ ली। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश न करके मुंह फेर कर कहा, और कोई तब्दीर नहीं है। मेरा जवाब सुनकर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई कि जैसे शरीर में जान न हो, पर उसने अपना हाथ हटाया नहीं। मेरे हाथ को पकड़े हुए गिड़गिड़ाकर बोली, संतरी, मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी इज्जत खाक में मत मिलाओ। मैं बड़ी बदनसीब हूँ। मेरे हाथ पर आंसुओं के कई गर्म कतरे टपक पड़े। मूसलाधार बारिश का मुझ पर जरा भी असर न हुआ था, लेकिन इन चंद बूंदों ने मुझे सिर से पांव तक हिला दिया। मैं बड़े पसोपेश में पड़ गया। एक तरफ कायदे और फर्ज की आहनी दीवार थी, दूसरी तरफ एक सुकुमार युवती का विनती भरा आग्रह। मैं जानता था अगर उस सार्जेंट के सुपुर्द कर दूंगा तो वो सवेरा होते ही सारी बटालियन में खबर फैल जाएगी।
कोर्ट मार्शल होगा। कमांडिंग अफसर की लड़की पर भी फौज का लौह कानून कोई रियायत न कर सकेगा। उसके बेरहम हाथ उस पर भी बेदर्दी से उठेंगे, खासकर लड़ाई के ज़माने में। और इसे छोड़ दूँ तो इतने ही बेदर्दी से कानून मेरे साथ पेश आएगा। जिंदगी खाक में मिल जाएगी। कौन जाने कल जिंदा भी रहूँ या नहीं। कम से कम तनुजुली तो होगी ही। भेद छिपा भी रहे तो क्या मेरी अंतरात्मा मुझे सदा न धित्कारेगी? क्या मैं फिर किसी के सामने इसी दिलेर ढंग से ताक सकूंगा? क्या मेरे दिल में हमेशा एक चोर सा न समाया रहेगा? लुईसा बोल उठी। संतरी, विनती का एक शब्द भी उनके मुंह से न निकला। वह अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जब आदमी की वाक शक्ति अकेले शब्दों तक सीमित हो जाती है। मैंने सहानुभूति के स्वर में कहा, बड़ा मुश्किल मामला है। संतरी, मेरी इज्जत बचा लो। मेरे सामर्थ्य में जो कुछ है वह तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। मैंने स्वामी भावनापूर्वक कहा, मिस लुईसा, मुझे लालच न दीजिए। मैं लालची नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए मजबूर हूँ कि फौजी कानून को तोड़ना एक सिपाही के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। क्या एक लड़की के सम्मान की रक्षा करना नैतिक कानून नहीं है? क्या फौजी कानून नैतिक कानून से भी बड़ा है? लुईसा ने जरा जोश में भरकर कहा। इस सवाल का मेरे पास क्या जवाब था? मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। फौजी कानून अस्थायी, परिवर्तनशील होता है, परिवेश के अधीन होता है। नैतिक कानून अटल और सनातन होता है, परिवेश से ऊपर। मैंने कायल होकर कहा, जाओ मिस लुईसा, तुम अब आज़ाद हो। तुमने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं फौजी कानून तोड़कर इस नैतिक कर्तव्य को पूरा करूंगा। मगर तुमसे केवल यही प्रार्थना है कि आगे फिर कभी किसी सिपाही को नैतिक कर्तव्य का उपदेश न देना, क्योंकि फौजी कानून में वह भी जुर्म है। फौजी आदमी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा कानून फौजी कानून है। फौज किसी नैतिक, आत्मिक या ईश्वरीय कानून की परवाह नहीं करती। लुईसा ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और एहसान में डूबे हुए लहजे में बोली, संतरी, भगवान तुम्हें इसका फल दे। मगर फौरन उसे संदेह हुआ कि शायद यह सिपाही आइंदा किसी मौके पर यह भेद न खोल दे। इसलिए अपने और भी इत्मीनान के ख्याल से उसने कहा, मेरी आबरू अब तुम्हारे हाथ है। मैंने विश्वास दिलाने वाले ढंग से कहा, मेरी ओर से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। कभी किसी से न कहोगे ना? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, जीते जी तो कभी नहीं। अब मुझे इत्मीनान हो गया संतरी। लुईसा, तुम्हारी इस नेकी और एहसान को मौत की गोद में जाते वक्त भी न भूलूंगी। तुम जहाँ रहोगे तुम्हारी यह बहन तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती रहेगी। जिस वक्त तुम्हें ज़रूरत हो मेरी, याद करना, लुईसा दुनिया के उस पर्दे पर भी होगी, तब भी तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर होगी। वह आज से तुम्हें अपना भाई समझती है। सिपाही की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे एक खिदमत करने वाली बहन की ज़रूरत होती है। भगवान न करे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए, लेकिन मगर आए तो लुईसा अपना फर्ज अदा करने में कभी पीछे न रहेगी। क्या मैं अपने नेक मिजाज भाई का नाम पूछ सकती हूँ? बिजली एक बार चमक उठी। मैंने देखा लुईसा की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बोला, लुईसा, इन हौसला बढ़ाने वाली बातों के लिए मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह नैतिकता और हमदर्दी के नाते कर रहा हूँ। किसी इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। मेरा नाम पूछकर क्या करोगी? लुईसा ने शिकायत के स्वर में कहा, क्या बहन के लिए
भाई का नाम पूछना भी फौजी कानून के खिलाफ है। इन शब्दों में मुझे कुछ सच्चाई, कुछ ऐसा प्रेम, कुछ ऐसा अपनापन भरा हुआ था कि मेरी आंखों में भी बरबस आंसू भर आए। बोला, नहीं लुइसा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस भाई जैसे सलूक में स्वार्थ की छाया भी न रह पाए। मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है। लुइसा ने कृतज्ञता व्यक्त करने के तौर पर मेरा हाथ धीरे से दबाया और थैंक्स कहकर चली गई। अंधेरे के कारण बिल्कुल न नजर आया कि वह कहाँ गई और न पूछना भी उचित था। मैं वहीं खड़ा खड़ा इस अचानक मुलाकात के पहलुओं को सोचता रहा। कमांडिंग अफसर की बेटी क्या एक मामूली सिपाही को, और वह जो भी काला आदमी हो, कुत्ते से भी बदतर समझा जाता है, मगर वही औरत आज मेरे साथ भाई का रिश्ता कायम करके फूली नहीं समाती थी। इसके बाद कई साल बीत गए। दुनिया में कितनी ही क्रांतियां हो गई। रूस की जारशाही मिट गई। जर्मनी का कैसर दुनिया के स्टेज से हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रजातंत्र की एक शताब्दी में जितनी उन्नति न हुई थी, उतनी इन थोड़े से सालों में हो गई थी। मेरे जीवन में भी कितने ही परिवर्तन हुए। एक टांग युद्ध के देवता की भेंट हो गई। मामूली सिपाही से लेफ्टिनेंट हो गया। एक दिन फिर ऐसी ही चमक और गरज की रात थी। मैं क्वार्टर में बैठा हुआ कप्तान नॉक्स और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह से इसी घटना की चर्चा कर रहा था जो 10-12 साल पहले हुई थी। सिर्फ लुइसा का नाम छिपा रखा था। कप्तान नॉक्स को इस चर्चा में असाधारण आनंद आ रहा था। वह बार बार एक एक बात पूछता और घटना का क्रम मिलाने के लिए दोबारा पूछता था। जब मैंने आखिर में कहा कि उस दिन भी ऐसी ही अंधेरी रात थी, ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी और यही वक्त था, तो नॉक्स अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बहुत उद्गित होकर बोला, उस औरत का नाम लुइसा तो नहीं था? मैंने आश्चर्य से कहा, आपको उसका नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तो नहीं बतलाया। इस पर नॉक्स की आंखों में आंसू भर आए। सिसकियाँ लेकर बोले, यह सब आपको अभी मालूम हो जाएगा। पहले यह बतलाइए कि आपका नाम श्रीनाथ सिंह या चौधरी? मैंने कहा, मेरा पूरा नाम श्रीनाथ सिंह चौधरी है। अब लोग मुझे सिर्फ चौधरी कहते हैं, लेकिन उस वक्त चौधरी के नाम से मुझे कोई नहीं जानता था। लोग श्रीनाथ कहते थे। कप्तान नॉक्स अपनी कुर्सी खींचकर मेरे पास आ गए और बोले, तब तो आप मेरे पुराने दोस्त निकले। मुझे अब तक नाम के बदल जाने से धोखा हो रहा था, वरना आपका नाम तो मुझे खूब याद है। हाँ, ऐसा याद है कि शायद मरते दम तक भी न भूलूं, क्योंकि यह आखिरी वसीयत है। यह कहते कहते नॉक्स खामोश हो गए और आंखें बंद करके सिर मेज पर रख लिया। मेरा आश्चर्य हर क्षण बढ़ता जा रहा था और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह भी सवाल भरी नज़रों से एक बार मेरी तरफ और दूसरी बार कप्तान नॉक्स की चेहरे की तरफ देख रहे थे। 2 मिनट तक खामोश रहने के बाद कप्तान नॉक्स ने सिर उठाया और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्यों लेफ्टिनेंट चौधरी, तुम्हें याद है एक बार एक अंग्रेज सिपाही ने तुम्हें बुरी गाली दी थी? मैंने कहा, हाँ खूब याद है। वह कारपोरल था। मैंने उसकी शिकायत कर दी थी और उसका कोर्ट मार्शल हुआ था। वह कारपोरल के पद से गिराकर मामूली सिपाही बना दिया गया था। हाँ, उसका नाम भी याद आ गया, क्रिप या क्रुप। कप्तान नॉक्स ने बात काटते हुए कहा, किरपिन। उसकी और मेरी सूरत में आपको कुछ मेल दिखाई पड़ता है? मैं ही वही किरपिन हूँ। मेरा नाम सीनॉक्स है।
कृपिन नाक्स। जिस तरह उन दिनों आपको लोग श्रीनाथ कहते थे, उसी तरह मुझे भी कृपिन कहा करते थे। अब जो मैंने गौर से नाक्स की तरफ देखा तो पहचान गया, बेशक वह कृपिन ही था। मैं आश्चर्य से उसकी ओर ताकने लगा। लुइसा से उसका क्या संबंध हो सकता है, यह मेरी समझ में उस वक्त भी न आया। कप्तान नाक्स बोले, आज मुझे सारी कहानी कहनी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट चौधरी, तुम्हारी वजह से जब मैं कारपोरल से मामूली सिपाही बनाया गया और जिल्लत भी कुछ कम न हुई, तो मेरे दिल में ईर्ष्या और प्रतिशोध की लपटें उठने लगी। मैं हमेशा इसी फिक्र में रहता था कि किस तरह तुम्हें जलील करूं, किस तरह अपनी जिल्लत का बदला लूं। मैं तुम्हारी एक एक हरकत को, एक एक बात को, एक एक ऐब को ढूंढता रहता था। इन 10-12 सालों में तुम्हारी सूरत बहुत कुछ बदल गई है और मेरी निगाहों में भी कुछ फर्क आ गया है, जिसके कारण मैं तुम्हें पहचान न सका। लेकिन उस वक्त तुम्हारी सूरत हमेशा आँखों में रहती थी। उस वक्त मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि किसी तरह तुम्हें भी नीचे गिराऊं। अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं तुम्हारी जान लेने से भी बाज न आता। कप्तान नाक्स फिर खामोश हो गए। मैं और डॉक्टर चंद्र सिंह टकटकी लगाए कप्तान नाक्स की तरफ देख रहे थे। नाक्स ने फिर अपनी दास्तान शुरू की। उस दिन रात को जब लुइसा तुमसे बातें कर रही थी, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ तुम्हें दूर से देख रहा था। मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि वह लुइसा है। मैं सिर्फ यह देख रहा था कि तुम पहरा देते वक्त किसी औरत का हाथ पकड़े उससे बात कर रहे हो। उस वक्त मुझे जितनी पाजीपन से भरी हुई खुशी हुई, यह बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा अब इसे जलील करूँगा। बहुत दिनों बाद फंसा है, अब किसी तरह न छोड़ूंगा। यह फैसला करके मैं कमरे से निकला और पानी में भीगता हुआ तुम्हारी तरफ चला। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचूं, लुइसा चली गई थी। मजबूर होकर मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन फिर भी मैं निराश न था। मैं जानता था कि तुम झूठ न बोलोगे और जब मैं कमांडिंग अफसर से तुम्हारी शिकायत करूंगा तो तुम अपना कसूर मान लोगे। मेरे दिल की आग बुझाने के लिए इतनी इत्मीनान काफ़ी था। मेरी आरजू पूरी होने में अब कोई संदेह न था। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आपने मेरी शिकायत तो नहीं की, क्या बाद में रहम आ गया? नाक्स ने जवाब दिया, नहीं जी, रहम किस मरदूत को आता था। शिकायत न करने का कोई दूसरा कारण न था। सवेरा होते ही मैंने सबसे पहले काम यही किया और सीधे कमांडिंग अफसर के पास पहुंचा। तुम्हें याद होगा, मैं उनके बड़े बेटे रॉजर्स को घुड़सवारी सिखाया करता था, इसलिए वहां जाने में किसी किस्म की झिझक या रुकावट न हुई। जब मैं पहुंचा तो रॉजर्स और लुइसा दोनों चाय पी रहे थे। आज इतने सवेरे मुझे देखकर रॉजर्स ने कहा, आज इतने जल्दी क्यों कृपिन? अभी तो वक्त नहीं हुआ। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज का दिन मेरी ज़िंदगी में मुबारक है। आज मुझे अपने पुराने दुश्मन को सज़ा देने का मौका हाथ आया है। आपको मालूम है, न एक राजपूत सिपाही ने कमांडिंग अफसर से शिकायत करके मेरी तंजुली पद को करा दिया था। रॉजर्स ने कहा, हाँ हाँ, मालूम क्यों नहीं, मगर तुमने उसे गाली दी थी। मैंने किसी कदर झेपते हुए कहा, मैंने गाली नहीं दी थी, सिर्फ ब्लडी कहा था। सिपाहियों में इस तरह की बदजुबानी एक आम बात है, मगर उस राजपूत ने मेरी शिकायत कर दी थी। आज मैं
उसे एक संगीन जुर्म में पकड़ आया हूँ। खुदा ने चाहा तो कल उसका भी कोर्ट मार्शल होगा। मैंने आज रात को उसे एक औरत से बात करते देखा, बिल्कुल उस वक्त जब वह ड्यूटी पर था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इतना कमीना नहीं है। ईसा के चेहरे का रंग कुछ अलग हो गया। अजीब पागलपन से मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने और क्या देखा? मैंने कहा, जितना मैंने देखा है उतना उस राजपूत को जलील करने के लिए काफ़ी है। ज़रूर उसकी किसी से आस नाई है और वह औरत हिंदुस्तानी नहीं, कोई यूरोपियन लेडी है। मैं कसम खा सकता हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बिल्कुल उसी तरह बातें कर रहे थे जैसे प्रेमी प्रेमिकाएं करते हैं। लुइसा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चौधरी, मैं इतना कमीना हूँ, इसका अंदाज़ा तुम खुद कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे कमीना कहो, मुझे धित्कारो। मैं दरिंदे वहशी से भी ज़्यादा बेरहम हूँ, काले सांप से भी ज़्यादा जहरीला हूँ। वह खड़ी दीवार की तरह ताक रही थी। इसी बीच राजर्ष का कोई दोस्त आ गया। वह उसके साथ चला गया। लुइसा मेरे साथ अकेली रह गई तो उसने मेरी ओर प्रार्थना भरी आंखों से देखकर कहा, किरपिन, तुम उस राजपूत सिपाही की शिकायत मत करना। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्यों? लुइसा ने सिर झुकाकर कहा, इसलिए कि जिस औरत को तुमने उसके साथ बात करते देखा वह मैं थी। मैंने और भी चकित होकर कहा, तो क्या तुम उसे? लुइसा ने बात काट कर कहा, चुप, वह मेरा भाई है। बात यह है कि मैं कल रात को एक जगह जा रही थी। तुमसे छिपाऊंगी नहीं किरपिन। जिसको मैं दिलो जान से ज़्यादा चाहती हूँ उससे रात को मिलने का वादा था। वह मेरे इंतज़ार में पहाड़ के दामन में खड़ा था। अगर मैं न जाती तो उसकी कितनी दिक्कत होती। मैं ज्यों ही मैगजीन पर पहुंची, उस राजपूत सिपाही ने मुझे टोक दिया। वह मुझे फौजी कायदे के मुताबिक सार्जेंट के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी बहुत अनुनय विनय करने पर वह मेरी लाज रखने के लिए फौजी कानून तोड़ने को तैयार हो गया। सोचो, उसने अपने सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली। मैंने उसे अपना भाई कहकर पुकारा है और उसने भी मुझे बहन कहा है। सोचो, अगर तुम उसकी शिकायत करोगे तो उसकी क्या हालत होगी। वह नाम न बतलाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर उसके गले पर तलवार भी रख दी जाएगी तो भी वह मेरा नाम न बताएगा। मैं नहीं चाहती कि एक नेक काम करने का उसे यह इनाम मिले। तुम उसकी शिकायत हरगिज मत करना, तुमसे यही प्रार्थना है। मैंने निर्दय कठोरता से कहा, उसने मेरी शिकायत करके मुझे जलील किया है। ऐसा अच्छा मौका पाकर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। जब तुमको यकीन है कि वह तुम्हारा नाम न बतलाएगा तो फिर उसे जहन्नुम में जाने दो। लुइसा ने मेरी तरफ घृणापूर्वक देखकर कहा, चुप रहो किरपिन, ऐसी बातें मुझसे न करो। मैं कभी इसे गवारा न करूँगी कि मेरी इज्जत आबरू के लिए उसे जिल्लत और बदनामी का निशाना बनना पड़े। अगर तुम मेरी न मानोगे तो मैं सच कहती हूँ, मैं खुदकुशी कर लूँगी। उस वक्त तो मैं सिर्फ प्रतिशोध का प्यासा था। अब मेरे ऊपर वासना का भूत सवार हुआ। मैं बहुत दिनों से दिल में लुइसा की पूजा किया करता था, लेकिन अपनी बात कहने का साहस न कर सकता था। अब उसको बस में लाने का मौका मिला। मैंने सोचा, अगर यह उस राजपूत सिपाही के लिए जान देने को तैयार है तो निश्चय ही मेरी बात पर नाराज नहीं हो सकती। मैंने उसी निर्दय स्वार्थपरता के साथ कहा, मुझे सख्त अफसोस है मगर अपने शिकार को नहीं छोड़ सकता। लुइसा ने मेरी तरफ बेकस निगाहों से देखकर कहा, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने निर्दय निर्लज्जता से कहा, नहीं लुइसा,
यह आखिरी फैसला नहीं है। तुम चाहो तो उसे तोड़ सकती हो। यह बिल्कुल तुम्हारे इम्कान सामर्थ्य में है। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ यह आज तक शायद तुम्हें मालूम ना हो, मगर इन 3 सालों में तुम एक पल के लिए भी मेरे दिल से दूर नहीं हुई। अगर तुम मेरी तरफ से अपने दिल को नर्म कर लो, मेरी मोहब्बत की कद्र करो, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं आज एक मामूली सिपाही हूँ और मेरे मुंह से मोहब्बत का निमंत्रण पाकर शायद तुम दिल में हंसती होगी, लेकिन एक दिन मैं भी कप्तान हो जाऊँगा और तब शायद हमारे बीच इतनी बड़ी खाई न रहेगी। लुइसा ने रोकर कहा, किरपिन तुम बड़े बेरहम हो। मैं तुमको इतना जालिम न समझती थी। खुदा ने क्यों तुम्हें इतना संगदिल बनाया? क्या तुम्हें एक बेबस औरत पर जरा भी रहम नहीं आता? मैं उसकी बेचारगी पर दिल में खुश होकर बोला, जो खुद संगदिल हो उसे दूसरों की संगदिली की शिकायत करने का क्या हक है? लुइसा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं बेरहम नहीं हूँ किरपिन, खुदा के लिए इंसाफ करो। मेरा दिल दूसरे का हो चुका है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती और शायद वह भी मेरे बगैर जिंदा न रहे। मैं अपनी बात रखने के लिए अपने ऊपर नेकी करने वाले एक आदमी की आबरू बचाने के लिए अपने ऊपर ज़बरदस्ती करके अगर तुमसे शादी कर भी लो तो नतीजा क्या होगा? और जोर ज़बरदस्ती से मोहब्बत तो पैदा नहीं होगी। मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगी। दोस्ती अपनी बेशर्मी और बेहयाई का पर्दाफाश करते हुए मेरे दिल को बड़ी सख्त तकलीफ़ हो रही है। मुझे उस वक्त वासना ने इतना अंधा बना दिया था कि मेरे कानों में जू तक न रेंगी। बोला, ऐसा ख्याल मत करो लुइसा, मोहब्बत अपना असर ज़रूर पैदा करती है। तुम इस वक्त मुझे न चाहो, लेकिन बहुत दिन न गुजर पाएंगे कि मेरी मोहब्बत रंग लाएगी। तुम मुझे स्वार्थ और कमीना समझ रही हो। समझो, मेरा प्रेम स्वार्थी होता तो शायद वह कमीना भी होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह नफ़रत और बेरुखी बहुत दिनों तक न रहेगी। मैं अपने जानी दुश्मन को छोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लूँगा जो मिल सके। लुइसा 15 मिनट तक भीषण मानसिक यातना की हालत में खड़ी रही। अब उसकी याद आती है तो जी चाहता है कि गले में छुरी मार लूँ। आखिर उसने आंसू भरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छी बात है किरपिन, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तुम जो कीमत चाहते हो वह मैं देने को तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए इस वक्त जाओ, मुझे खूब जी भर कर रो लेने दो। यह कहते कहते कप्तान नॉक्स फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा, अगर आपको यह दर्द भरी दास्तान कहने में दुख हो रहा है तो जाने दीजिए। कप्तान नॉक्स ने गला साफ करके कहा, नहीं भाई, वह किस्सा पूरा तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने तक मैं रोज़ाना लुइसा के पास जाता और उसके दिल में अपने प्रतिद्वंदी के ख्याल को मिटाने की कोशिश करता। वह मुझे देखते ही कमरे से बाहर निकल आती, खुश हो होकर बातें करती।
यहाँ तक कि मैं समझने लगा कि उसे मुझसे प्यार हो गया। इसी बीच यूरोपियन लड़ाई छिड़ गई। हम और तुम दोनों लड़ाई पर चले गए। तुम फ्रांस गए, मैं कमांडिंग अफसर के साथ मिस्र गया। लुइसा अपने चाचा के साथ यहीं रह गई। रॉजर्स भी उसके साथ रह गया। 3 साल तक मैं लाम में रहा। लुइसा के पास से बराबर खत आते रहे। मैं तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट हो गया और कमांडिंग अफसर कुछ दिन और जिंदा रहते तो जरूर कप्तान हो जाता, मगर मेरी बदनसीबी से वह एक लड़ाई में मारे गए। आप लोगों को उस लड़ाई का हाल मालूम ही है। उनके मरने के 1 महीने बाद मैं छुट्टी लेकर घर लौटा। अब भी अपने चाचा के साथ लुइसा रहती थी, मगर अफसोस अब वह हुस्न था, न वह जिंदा दिली, घुलकर काटा हो गई थी। उस वक्त मुझे उसकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ। मुझे अब मालूम हो गया कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची, कितनी गहरी थी। मुझसे शादी का वादा करके भी वह अपनी भावनाओं पर विजय न पा सकी थी। शायद इसी गम में कुड़ कर उसने यह हालत अपनी बना ली थी। एक दिन मैंने उससे कहा, लुइसा, मुझे ऐसा ख्याल होता है कि शायद तुम अपने पुराने प्रेमी को भूल नहीं सकी। अगर मेरा ख्याल ठीक है तो मैं उस वादे से तुमको मुक्त करता हूँ। तुम शौक़ से उसके साथ शादी कर लो। मेरे लिए यही इत्मीनान काफ़ी होगा कि मैं दिन रहते घर आ गया। मेरी तरफ से अगर कोई मलाल हो तो उसे निकाल डालो। लुइसा की बड़ी बड़ी आँखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। बोली, वह अब इस दुनिया में नहीं है किरपिन। आज 6 महीने हुए वह फ्रांस में मारे गए। मैं ही उसके मौत का कारण हुई। यही गम है। फौज से उनका कोई संबंध न था। मरने के लिए ही वह फौज में गए, मगर तुम अब आ गए। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अब मुझ में तुम्हारी बीवी बनने की काबिलियत ज़्यादा हो गई है। तुम्हारे पहलू में अब कोई कांटा नहीं रहा और न मेरे दिल में कोई गम। इन शब्दों में व्यंग भरा हुआ था, जिसका आशय यह था कि मैंने लुइसा के प्रेमी की जान ली है। इसकी सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। इसके प्रायश्चित की अगर कोई सूरत थी तो यही कि लुइसा की इतनी खातिरदारी, इतनी दिलजोई करूं, उस पर इस तरह न्यौछावर हो जाओ कि उसके दिल से दुख निकल जाए। इसके 1 महीने बाद शादी का दिन तय हो गया। हमारी शादी भी हो गई। हम दोनों घर आए। दोस्तों की दावत हुई। शराब के दौर चले। मैं अपनी खुशनसीबी पे फूला नहीं समाता था, और मैं ही क्यों, मेरे इष्ट मित्र सब मेरी खुशकिस्मती पर मुझे बधाई दे रहे थे। मगर क्या मालूम था, तकदीर मुझे यूँ सब्ज बाग दिखा रही है। क्या मालूम था, यह वह रास्ता है जिसके पीछे जालिम शिकारी का जाल बिछा हुआ है। मैं तो दोस्तों की खातिर तवज्जो में लगा हुआ था। उधर लुइसा अंदर कमरे में लेटी हुई इस दुनिया से रुखसत होने का सामान कर रही थी। मैं एक दोस्त की बधाई को धन्यवाद दे रहा था कि रॉजर्स ने आकर कहा, किरपिन चलो, लुइसा तुम्हें बुला रही है, जल्द। उसकी न जाने क्या हालत हो रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़ा हुआ लुइसा के कमरे में आया। कप्तान नाक्स की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज़ फिर भारी हो गई। जरा दम लेकर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो लुइसा कोच पर लेटी हुई थी। उसका शरीर ऐंठ रहा था। चेहरे पर भी उसी ऐंठन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर बोली, किरपिन मेरे पास आ जाओ। मैंने शादी करके अपना वचन पूरा कर दिया। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत पहले ही दूसरे की भेंट कर चुकी हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने जहर खा लिया है और बस कुछ घड़ियों की मेहमान हूँ। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया।
दिल पर एक नस्तर सा लगा। घुटने टेक कर उसके पास बैठ गया। रोता हुआ बोला, लुइसा, यह तुमने क्या किया? हाय, क्या तुम मुझे दगा देकर इतनी जल्दी चली जाओगी? क्या अब कोई तबदीर या उपाय नहीं है? फौरन दौड़कर एक डॉक्टर के मकान पर गया, मगर जब तक उसे साथ लेकर आऊँ, मेरी वफा की देवी सच्ची लुइसा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई। सिर्फ उसके सिरहाने पर एक छोटा सा पुर्जा पड़ा हुआ था, जिस पर उसने लिखा था, अगर तुम्हें मेरा भाई श्रीनाथ नज़र आए तो उससे कह देना लुइसा मरते वक्त भी उसका एहसान न भूली। यह कहकर नाक्स ने अपनी बास्केट के जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और उसमें से कागज़ का एक पुर्जा निकाल कर दिखाते हुए कहा, चौधरी, यही मेरी उस अस्थाई सौभाग्य की स्मृति है जिसे आज तक मैंने जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा है। आज तुमसे परिचय हो गया। मैंने समझा था और दोस्तों की तरह तुम भी लड़ाई में ख़त्म हो गए होंगे, मगर शुक्र है कि तुम जीते जागते मौजूद हो। यह अमानत तुम्हें सुपुर्द करता हूँ। अब अगर तुम्हारे जी में आए तो मुझे गोली मार दो, क्योंकि उस स्वर्गिक जीव का हत्यारा मैं हूँ। यह कहते कहते कप्तान नाक्स फैलकर कुर्सी पर लेट गए। हम दोनों ही आंसू से भरे थे, मगर जल्द ही हमें अपने तात्कालीन कर्तव्य की याद आ गई। नाक्स को सांत्वना देने के लिए मैं कुर्सी से उठकर उनके पास गया, मगर उसका हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में कंपकपी सी आ गई। हाथ ठंडा हो गया था, ऐसा ठंडा जैसा आखिरी घड़ियों में होता है। मैंने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा और डॉक्टर चंद्र को पुकारा। डॉक्टर साहब ने आकर फौरन उसकी छाती पर हाथ रखा और दर्द भरे लफ्ज़ों में बोले, दिल की धड़कन बंद हो गई। उसी वक्त बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा, कड़ कड़। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेम कथा त्रिशूल? कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब, और इस ऑडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप तक हमेशा ऐसे ही ऑडियो और कहानियाँ सबसे पहले पहुँचती रहे। चैनल में इस कहानी में बने रहने के लिए आपका पूरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।